Hello, my lovely students out there. I hope you are doing your studies good, and I'm really happy to see your performance in CFL test. बहुत अच्छा किया है. याद रखिएगा, ऐसा लेवल लगातार मेंटेन करना है और ऐसे रेगुलरली अटेंड भी करना टेस्ट सीरीज. ऑलराइट, ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन पक्का आएगा. आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें और कंटिन्यूस बेसिस पे से अटेंड करते रहें. हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आई हैं उसका मैं आंसर डेफिनेटली करूंगा, बट पहले आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. याद रखिए, गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा स्कोरिंग है ही. ऑफ कोर्स स्कोरिंग है, अनडाउटेबली एक क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से. ठीक है, ये कंफर्म है. दूसरा बेटा, आपको उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाके ज्वाइन करेंगे या आप खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो वहाँ पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. अब पॉलिसीज़ क्या होती हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बट मैं यहाँ बहुत बेसिक पॉइंट से बोलूँगा इसको, ताकि हर एक स्टूडेंट को एक क्लैरिटी मिल जाए. क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, पॉलिसीज़ को अगर मैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव से कहूँ, मतलब एक पर्टिकुलर कॉमन मैन के पर्सनल ओपिनियन से अगर बोलूँ, तो एक हर इंसान की अपनी अपनी पॉलिसी होती है. फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिएगा मार्केट जाते हैं और आप नेगोशिएट करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए, तो आपकी अपनी एक पॉलिसी है. या आप घर से बाहर जाने से पहले याद रखिएगा भगवान को हाथ जोड़ के जाते हैं, तो ये आपकी अपनी एक पॉलिसी है. क्या हो रहा है, मतलब पॉलिसी हर एक लेवल पे अगर देखा जाए तो एक पर्सन की उससे खुद से रिलेट कर सकती है. ठीक है ना. अब वो जो पॉलिसी होते हैं वो बेसिकली उस पर्सन की क्या करते हैं, उसे गाइडेंस प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को देख के आगे वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है. मतलब उसी फैमिली में और लोग उसे देख के सीखते हैं और उसे फॉलो करते हैं. हमारे इंडियन कल्चर में इस बात को बहुत अच्छे से समझा जाए. बट हमारा टॉपिक जो यहाँ पर है वो क्या है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज. तो सर कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या होंगी, बहुत ध्यान से सुनना. देखिए, पॉलिसीज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक सिंपल लैंग्वेज में बहुत ध्यान सुनना मेरे बच्चे. कहता है फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स. जब वर्ड यूज होता है फॉर्मल, मतलब इन राइटिंग, सिर्फ कहाँ नहीं गया हुआ, इन राइटिंग है. क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स. एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं. जैसे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. देखिए, अगर कंपनी में लगता है कि भाई ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी का मामला होता है, तो हम वहाँ पे एंटी करप्शन को लेकर एक पॉलिसी बनाते हैं. एक कंपनी हो सकता है वो इन्वायरमेंट से अटैच है, इन्वायरमेंट को सेफ्टी के लिए पॉलिसी बनाती है. मतलब ऐसा प्रोडक्शन कर रही है जिससे इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है, तो सेफ्टी के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो अपनी एक पॉलिसी बना सकती है. क्या हो रहा है, या अभी अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से बोले तो आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं एस्केलेशन, मतलब विजिल मैकेनिज्म, कि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज या डायरेक्टर साथ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब उनको उनका एक तरीके से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो उनके लिए एक पॉलिसी कंपनी बनाती है कि किस तरीके से वो अपनी कंप्लेंट्स को रख सकते हैं. ऑफ कोर्स मैं डिटेल में बताऊंगा इस बारे में भी, आपने पहले ही पढ़ा है. ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को रख सकते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस. सो पॉलिसी बेसिकली क्या हो सकती है, पॉलिसी 3 लेवल पे बन सकती है. मतलब 3 लेवल पे बन सकती है, मतलब वैसे तो बहुत सारी पॉलिसीज बन सकती हैं, नो डाउट, बट मैं अगर यहाँ पे एक जनरल एस्पेक्ट से कहूँ तो हर एक कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है. क्लियर? और वो पॉलिसी होगी वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाएंगे. मतलब एक कंपनी को चलाने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स किस लिए काम आएंगे, फॉर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिएगा. फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, हम ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है, सो क्या कर रहे हैं, पॉलिसी क्या है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है. क्या हो रहा है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मतलब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पॉलिसी बना रहे हैं, ताकि हमारे जो न्यू वर्कर्स या हमारे साथ जुड़े हमारे स्टेक होल्डर्स ये समझ जाएं कि हम इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो इफेक्टिवली सब लोग काम कर पाएंगे. क्या हो रहा है. अच्छा, अब पॉलिसी बनाने की, जैसे आप देखिए घर में आपके बड़े होते हैं तो वो एक पॉलिसी बनाते हैं कि भाई अर्ली मॉर्निंग उठना है. ठीक है, आप उठते नहीं उठते वो अलग बात है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, आप टाइमली आप रेडी हों. आप अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप वर्शिप करें, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसको वर्शिप करें. ठीक है, बड़ों का पैर छुएं, उनको रिस्पेक्ट करें. ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करें, घर में कचरा ना फैलाएं, या घर में अपना कंट्रीब्यूशन करें, जिस भी तरीके से. तो एक पॉलिसी बनाई हुई है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है,
अच्छा, वहीं जब हम कॉर्पोरेट के बोर्ड से बोलते हैं तो कॉर्पोरेट में बोल रहा है कि हाँ कंपनी में काम कैसे किया जाएगा, क्लियर। तो इन पॉलिसीज को बनाने का जो बेटा ड्यूटी होता है ना, किसके ऊपर होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी कमेटी। आपने सुना भी होगा, अलग अलग तरह की कमेटी बनाते हैं ना, अभी बताऊंगा। तो क्या हो सकती है, सीनियर मैनेजमेंट कमेटी हो सकती है जो कि स्पेसिफिक पॉलिसी फ्रेम करने का काम करेगी। तो पॉलिसी क्या है, एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। याद रखिएगा, पॉलिसी क्या है, एक फॉर्मल गाइडेंस। सर ये फॉर्मल क्यों वर्ड यूज करें बेटा, इन राइटिंग में होना जरूरी है, नहीं तो आपने सिर्फ कह रखा है, कैसे मानेंगे। पॉलिसी होगा, आपका न्यू जो कमर होगा, मतलब एक नया वर्कर होगा या एम्प्लॉय होगा, जो भी डायरेक्टर्स आपकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे वो उसको रीड करेंगे, समझेंगे कि हाँ इस कंपनी को इस पॉलिसीज को फ्रेम करके इस गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो कौन फ्रेम करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इज इट क्लियर। आगे का बात सुनो, ध्यान सुनना बेटा। अब कंपनी में ना बेटा क्या होता है, देखो बड़ी बड़ी बातें ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो 3 टियर लेवल्स पे होता है। 3 टियर का मतलब होता है लेवल्स, समझना। मैनेजमेंट ऑफ जो कंपनी होता है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, उसको हम ध्यान से समझें। देखो आओ यहाँ समझाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी जो होता है बेटा, वो 3 लेवल पर कंसीडर किया जाता है। पहला, अच्छा जो ये जो 3 लेवल बोल रहा हूँ ना, ये 3 लेवल किस चीज़ के वो बता रहा हूँ, पहले समझना, फिर ये 3 लेवल क्यों बनाए गए, किस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बनाए, फिर बताता हूँ। देखो, एक आपने सुना होगा, सबसे पहले मेमोरेंडम एसोसिएशन, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्लस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी एंड प्रोसीजर। मेमोरेंडम क्या बात करता है बेटा, पता होगा आपको, क्रिएशन ऑफ एन एंटिटी। सर ये तो बता दिया आपने, क्रिएशन। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर किसको, जिसको हम इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं, आपने सुना होगा। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, कि भैया कौन कौन डायरेक्टर है, कितना डायरेक्टर है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे पता होगा, आर्टिकल्स। एंड जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, ध्यान सुनना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे, नोट कर लीजिएगा, डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस मतलब जब हम मैनेजमेंट को कंसीडर करते हैं, ध्यान सुनना, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को कंसीडर करते हैं, तो हमने देखा कि ये 3 अलग अलग लेवल्स पे डॉक्यूमेंटेशंस की जाती हैं। ये जो 3 अलग अलग लेवल्स हैं ना बेटा, ध्यान सुनना, ये किस लिए बनाए जाते हैं, टू एड्रेस द ऑपरेशनल इश्यूज। कहता है टू एड्रेस ऑपरेशनल इश्यूज। अभी ऑपरेशनल इश्यूज क्या होते हैं बताता हूँ अभी, ठीक है। ऑपरेशनल इश्यूज, क्लियर। टू एड्रेस द ऑपरेशनल इश्यूज मतलब, ध्यान सुनना, कंपनी की क्रिएशन, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कंपनी बनी कहाँ से है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले कंपनी की पावर्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। फिर उन पावर्स को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, वो आर्टिकल्स बताएगा, ठीक है। एंड डे टू डे के ऑपरेशन को कैसे किया जाएगा। अब जैसे डे टू डे के ऑपरेशन सुनना ध्यान से, जैसे भाई एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉय बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। लीव के प्रोविजंस क्या होंगे। कोई अगर हम देखें जो लीव के हो सकते हैं, लीव एनकैशमेंट के हो सकते हैं, लीव हो सकता है, लीव एनकैशमेंट हो सकती हैं, लीव एनकैशमेंट हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कंपनी के डे टू डे, जैसे ड्रेस कोड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ऐसी जो कि डे टू डे ऑपरेशन की एक्टिविटीज है, तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के अंदर। अभी और जाएंगे डिटेल में, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ते चल जाएगा। तो हमने देखा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो 3 मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन होती है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 3 लेवल पे होती है। एक तो उसके मेमोरेंडम जो कि क्रिएशन को बताता है, दूसरा हमने ध्यान से देखा उसके बारे में कि क्या होता है आर्टिकल जो कि कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और तीसरी जो है वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है जो कि डे टू डे के ऑपरेशंस के बारे में बताती है। अब इन सबको बनाने का रीजन क्या है, टू एड्रेस द व्हाट ऑपरेशनल इश्यूज। ऑपरेशनल इश्यूज क्या है, ध्यान सुनना मेरी बात को। जब हम बोल रहे हैं ऑपरेशनल इश्यूज ना, इट मीन्स दैट कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई कंपनी चल रही है और कंपनी को चलाने के साथ साथ वहाँ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी ऑपरेशन में इश्यूज, मतलब मान लीजिएगा एग्जांपल, वेस्ट बढ़ रहा है या रिड्यूस हो रहा है प्रॉफिट, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, 2 तरीके से डिफाइन होती है। ध्यान सुनना, स्ट्रैटेजी, कंपनी स्ट्रैटेजी क्या है, और स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूशन। कंपनी की स्ट्रैटेजी मतलब कंपनी का प्लान क्या है,
कंपनी किस पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी कर रही है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके लिए उसने क्या प्लानिंग्स की हैं। फॉर एग्जांपल एक होटल इंडस्ट्री है, अब होटल को लगता है कि यार मान लीजिएगा कि हमारी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस होना चाहिए, तो उनकी प्लानिंग्स क्या है कि दे वांट टू ओपन दे ब्रांचेस थ्रू आउट द इंडिया। अच्छा, उसके लिए वो प्लानिंग करेंगे पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि वो पैसे इस्टेब्लिश किए जाएं, नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्लियर। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, ये तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हो गई। अब क्या वो अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है इश्यूज, उसे बोल रहे हैं ऑपरेशनल इश्यूज। ये तो ऑपरेटिंग उसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। प्लस अगर इश्यूज अराइज हो रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वेस्ट बढ़ रहा है, इससे और भी लेट हो सकता है। मैंने तो मेन आपको बताया कि रिडक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा नोकिया का नाम सुना होगा, बहुत से सुना होगा। नोकिया के केस में क्या हुआ, स्ट्रैटेजी थी लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं थी। मतलब चाइना नंबर ऑफ फोन्स बनाता डालता चला गया, आपने सुना होगा, ओप्पो ने बनाया, वीवो बनाया और नंबर ऑफ फोन्स उसने लॉन्चेस किए, ठीक है। और नोकिया प्लान आउट ही करता रह गया, एग्जीक्यूशन में नहीं आया, जबकि चाइना से एग्जीक्यूशन बहुत स्पीड से आया। आपने सेलफोन्स में देखा होगा। इसकी वजह से आपने देखा होगा नोकिया का मार्केट पूरा का पूरा कौन खा गया, ओप्पो वीवो, ठीक है। आई मीन टू से दैट अब ये ऑपरेशनल इश्यूज को एड्रेस करना है। अब सोचने वाला बात खड़ा हो जाता है कि ऑपरेशनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कंपनी का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, मतलब 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके का है, उसकी मेमोरेंडम, क्या वो कंपनी ऐसा काम कर सकती है, क्या उसका स्ट्रक्चर से प्रोवाइड कर रहा है और उसको फिर डे टू डे फंक्शंस में कैसे लाया जाए, इसे बोल रहे हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्लियर हो रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हम पॉलिसीज बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो हर एक एम्प्लॉय अवेयर रहेगा ना कि उसे क्या ड्यूटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे कैसे वर्क परफॉर्म करना है। क्लियर है। रिपोर्टिंग तरीका क्या होगा, कौन से इश्यूज को इमीडिएटली किस डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना होगा, ये सारी एस्पेक्ट्स कवर होंगी। क्लियर एकदम ना। लिसन वेरी केयरफुली, जब भी हम बेटा पॉलिसीज की बात कर रहे होते हैं तो हम एक बात को क्लियर कर देते हैं कि जो भी मैंने बताया अभी कि कोई भी वर्कर हमें ज्वाइन करेगा उसके लिए एक इंडिकेशन होता है। उसके लिए क्या इंडिकेशन होता है कि भाई यहां पर ना इस कंपनी के अंदर अथॉरिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपकी अथॉरिटी क्या है, वर्कर आपकी अथॉरिटी क्या है, मतलब एम्प्लॉय आपकी अथॉरिटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरीके का है, ये सारी एस्पेक्ट्स उसको पॉलिसीज को रीड करके आती हैं। क्या हो रहा है। एंड जनरली जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। एक जो कि लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, मतलब एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। सेकंड एक होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के ऊपर डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स का मतलब बिजनेस एक्सपांशन हो रहा है, अगर कंपनी को लगता है कि ठीक है यार हमारे पास में हमें एक ऐसी भी बनानी पड़ेगी जो कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। एंड थर्ड वन ऐसी हो सकती है जो वॉलंटरी बेसिस पर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होता है, उन्हें बनाना पड़ता है। बट अगर कोई टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन दैट केस बाकी जो कंपनीज हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज बना सकती हैं। इज इट क्लियर। सो वो एक वॉलंटरी बेसिस पे भी हो गया। तो 3 लेवल की पॉलिसीज हैं। जब हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुन जाएगा कि लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कानून कह रहा है कि आपको बनानी पड़ेंगी, तो 4 ऐसी हैं सर, 4 ऐसी हैं जिन्हें बनाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट, जिसे बोला गया है कि बनानी पड़ेंगी। अब वो उसके फैक्टर्स अलग अलग काम करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी, बट मैं आपको पहले उनका नाम बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो बेसिकली पॉलिसी की बात करती है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, मेरे साथ बोलिएगा, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी, एंड द फोर्थ वन इज नॉमिनेशन रिवेन्यूशन पॉलिसी, नॉमिनेशन रिवेन्यूशन पॉलिसीज। वैसे मैंने इसके बारे में डिटेल में बोर्ड कमिटीज के अंदर बात किया था डिटेल में, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। एक बार फिर यहाँ पर रिकैप कराऊंगा, रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और यहाँ टेक्निकल चीजें वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात सीखी है कि पॉलिसीज होती क्या है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है। फॉर्मल डिक्लेरेशन मतलब इन राइटिंग एक डिक्लेरेशन है जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि कंपनी किस तरह से फंक्शन करेगी, और इसे बनाने वाली अथॉरिटीज कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट कमिटी जो पॉलिसीज फ्रेम करती हैं। क्लियर हो रहा है। 3 लेवल पे हम इसे कंसीडर करते हैं, मतलब जो कंपनी की जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो 3 लेवल पे होती है, 3 टीयर बोलते हैं, 3 टीयर। कैसे,
पहला हमने देखा मेमोरेंडम, सेकंड हम देखते हैं मेमोरेंडम जो कि बेसिकली बात करता है क्रिएशन ऑफ एंटिटी की, सेकंड हमने आर्टिकल जो कि कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करता है, एंड जो थर्ड है वो है पॉलिसी प्रोसीजर्स। पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो कि डे टू डे ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लीव्स कैसे मिलेंगी, लीव एनकैशमेंट्स होंगी नहीं होंगी, और भी बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। ऑलराइट, सो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे भी ध्यान रखा जाता है कि कंपनी की जो भी पॉलिसी होगी वो अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करे, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स जो कि उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स अब स्टेक होल्डर कौन होंगे, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, उसके एम्प्लॉइज हैं, उसके कस्टमर्स हैं, मतलब ये सारे के सारे लोग कौन है, उसका स्टेक होल्डर। तो ताकि उन लोग भी अवेयर रहें कि कंपनी की ये क्या है पॉलिसीज, जब भी वो डील करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये जो पॉलिसीज आपने बताई है कॉर्पोरेट पॉलिसीज, सर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? एग्जाम के पॉइंट से मैं बोल दूं, एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, आपके लिए एक अच्छे से स्लाइड पर रेडी किया गया है ताकि आपको इजीली ग्रैब हो जाए और आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए आइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। ऑलराइट, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। अब पॉलिसीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसीज, दिस क्वेश्चन यू नो व्हाट मे बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम, सो इसे छोड़िएगा नहीं, ध्यान समझिएगा। कहता है पॉलिसीज काम क्या करेगी, कहते हैं टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्मूथ वे, टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्मूथ वे। आपको जब पता होगा कि हमें काम कैसे करना है तो फिर आपको झंझटबाजी नहीं रहेगा, मतलब एक्टिविटी स्मूथ में रहेगी, क्योंकि पॉलिसी कैसी होगी, जब पॉलिसी डिफाइंड पॉलिसी होगी तो हर एक एक्टिविटी के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हैं। क्लियर है? तो पहला क्या पॉइंट बोल रहा है आपको, टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्मूथ वे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब देखिए मैंने अभी ये बात करा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल है, अल्टीमेटली उसका उसके क्रिएशन के पीछे उसका एक रीजन है कि वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहती है। और एक गोल कैसे होंगे, स्ट्रैटेजी बेस होते हैं, मतलब गोल शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। लेकिन जब आपको पॉलिसीज क्लियर होंगी कि इस तरीके से वर्क करना है, डे टू डे ऑपरेशंस में वर्क करने का तरीका क्या होगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल में अचीव करने में। मान लीजिएगा 5 लोग हैं लेकिन पांचों का काम करने का तरीका अलग अलग है, इज इट पॉसिबल कि पांचों उस गोल को अचीव कर सके? आंसर इज नो। क्या पॉसिबल होगा? जब पांचों के पांचों एक ही ऑब्जेक्टिव को कैरी करते हुए उसको फॉलो करें, अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स पुट करें। क्लियर एकदम? ना तो पहला क्या करता है, टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्मूथ वे। प्लीज मेरे साथ बोलिएगा ताकि याद हो जाए। ऑलराइट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑलराइट, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग डिसीजंस। ऑफ कोर्स, अब जब आपको पता होगा कि किसकी अथॉरिटी में ये वर्क आता है और पॉलिसी डिफाइन करेगी कि ये अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, तो क्लियरिटी होगी ना, तो क्या करेगा, इट्स गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग अ डिसीजन and also give what delegation of power for making decisions. Of course, board can, as you know that very well, in certain exceptional cases, even in a number of cases, you know what, आपने देखा होगा कि कुछ टास्क है जो बोर्ड अपना डेलीगेट कर देता है, तो ये भी कहाँ लिखा होगा, पॉलिसीज में लिखा होगा। इज इट क्लियर? तो हमने पहले क्या देखा, टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्मूथ वे। मेरे साथ बोलिएगा, टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्मूथ वे। दूसरा कहता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। थर्ड कहता है गिव इंस्ट्रक्शन एंड प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग डिसीजंस। फोर्थ, डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर मेकिंग डिसीजंस, फॉर delegation of power of making decisions. In number of cases we have observed that it is not only in case of board of director but in other cases also, कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा HR हेड है, HR हेड समझते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हेड हैं, अब ड्यू टू रीजन यू नो व्हाट वो अवेलेबल नहीं है, सो ड्यूरिंग यू नो इन हिज एब्सेंसी, जब तक वो नहीं है वो अपनी पावर किसी पर्टिकुलर अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं कि ठीक है आप इस काम को कर सकते हैं। बट क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं? देयर मस्ट बी पॉलिसी, कैन ही डू सो और नॉट, क्योंकि दिस यू नो दिस अथॉरिटी, दिस डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटीज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये देखना जरूरी है कि पॉलिसी में ऐसा प्रोसीजर लिखा है नहीं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर हमको क्या होगा, 3-4 बातें हमने याद किया, अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कह दूँ और समझना भी है। परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्मूथ वे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। थर्ड हमने डिस्कस किया गिव इंस्ट्रक्शंस एंड व्हाट प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग डिसीजंस, डेलीगेशन ऑफ मेकिंग डिसीजंस। ऑलराइट, गिव डायरेक्शन इन विच ऑल मैनेजमेंट परस्यूट्स मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स आर टारगेटेड। अब स्ट्रीमलाइन होना चाहिए टारगेट्स। आप समझ रहे हैं ना, टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि कंट्री के अंदर हमारे होटल की ना 100 ब्रांचेज हों, ठीक है। अब मैं तो ब्रांचेज पे फोकस करना चाहता हूँ कि बिजनेस एक्सपांशन ज़्यादा हो, ठीक है। ये मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए। बट यहाँ पर
हमारा मैनेजमेंट के कुछ और लोग हैं या जिनमें क्लैरिटी नहीं है, वो कुछ और ही ऑब्जेक्टिव कैरी कर रहे हैं माइंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहता है गिव डायरेक्शन इन विच ऑल मैनेजमेंट परस्यूट्स आर टारगेटेड। Second, next, provide consistency to the action of a member of organization. Of course, there must be consistency. ऐसा नहीं है वन टाइम जॉब है, वन टाइम एफर्ट नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि आपने मान लीजिएगा, जैसे अभी कई दिनों से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अभी बच्चों का अपना अपना ओपिनियन होता है ना, मैं गाइड भी नहीं करूँगा ज़्यादा, बट आप पढ़ लिए, अपने एग्जाम पास कर लिया, अब बोलते हैं यार हो गया बस, अभी अब बन गया CS। नथिंग इज लाइक दैट। आपको अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए सीखते रहना होगा। क्लियर? तो ये मत मान लीजिए एग्जाम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं नहीं कहता उतना ज़्यादा स्टडीज़ कीजिएगा, लेकिन अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखिएगा। ऑलराइट, खैर पॉइंट, कम टू द पॉइंट। सो प्रोवाइड कंसिस्टेंसी टू द एक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। इज इट क्लियर? इसे स्टेडीनेस भी बोलते हैं, ठीक है। बूस्ट एम्प्लॉइज कमिटमेंट्स एंड लॉयल्टी फॉर द बिजनेस। ऑफ कोर्स, अब मान लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ बूस्ट एम्प्लॉइज कमिटमेंट, एक मैनेजमेंट कह रहा है कि जस्ट आई विल अकम्प्लिश दिस टास्क विद इन 3 months और एज अ गिवन टाइम पीरियड। जैसा उसको टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम में उसे काम करने के लिए गया। जैसे मान लीजिएगा कंपनी के हमने मैनेजमेंट के पास टारगेट्स है कि 100 ब्रांचेस ओपन करनी है विद इन 5 years। हमारे होटल की 100 ब्रांचेस 5 years में ओपन करनी है। इसके लिए हमने एक प्लान स्ट्रैटेजी फ्रेम आउट किया होगा। क्लियर है? अब बेटा ये जब हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे कराएंगे, मैनेजमेंट अपना वर्क करवाएगा थ्रू द अदर पर्सन मीन्स एम्प्लॉइज पर्सनल्स के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, इट प्रोवाइड्स व्हाट, एम्प्लॉइज को कमिटमेंट, अब एम्प्लॉय कमिटमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय को पता होगा कि मुझे क्या करना है। तो बूस्ट एम्प्लॉय कमिटमेंट, क्योंकि उसको पता होगा कि पॉलिसी जो फ्रेम की गई उस पर पूरा मैनेजमेंट उसी पर वर्क करता है, एंड अल्टीमेटली उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी, लॉयल्टी फॉर द बिजनेस। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, of course it's quite easy to understand, and develop good public image of organization and a tool for coordination and control what, coordination between the different departments of organization। जो कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेट करना, प्लस टाइमली कंट्रोल करना। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम वीकनेसेस फाइंड आउट हो रही हैं तो उसे क्या करना, कंट्रोल करना। कैसे करेंगे? थ्रू द पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मान लीजिएगा कोई स्पेसिफिक क्लॉज जो हमारी पॉलिसी में नहीं है, मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि अभी तक हमने कभी कंसिडर नहीं किया कि अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक हमने कोई ऐसा क्लॉज प्रोवाइड नहीं किया था। तो हमको पता लगा कि यार ये डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये वीकनेसेस फाइंड आउट हो रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे उसके अंदर, पॉलिसीज में फ्रेम आउट करेंगे कि ये पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो एक ऐसे टूल भी वर्क करती है पॉलिसी, जो कि कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो कंट्रोल सच डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जो हमने यहाँ डिस्कस करी है। आई होप ये क्लियर होंगी कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब अगर हम चलें चैप्टर की तरफ, तो ध्यान से देखते हैं, आइएगा देखिएगा जिस चैप्टर की हम लोग बात करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, अब मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ आपके करियर में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्जाम में तो आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा बेटा। आज का डेट नोट कर लो, है ना, अपना मॉड्यूल भी लिख दो। मैं तुम्हें पक्के से कह रहा हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। ठीक है, आना भी चाहिए यार, आफ्टर प्रोफेशन से बिलोंग करता है आपके। ऑलराइट, नाउ अभी हमने ये डिस्कस किया था कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या होती है, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन। कौन बनाता है? डेवलप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट पॉलिसी कमेटी। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी 3 tier मतलब होता है टीयर्स मतलब लेवल, 3 लेवल। ठीक है, 3 लेवल, टीयर्स मतलब लेवल होता है, 3 levels। ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एड्रेसिंग ऑपरेशनल इश्यूज। अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशनल इश्यूज क्या होते हैं, जैसे वेस्ट इशू हो गया, या कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको नोकिया का, कि नोकिया क्या है, अपने सिर्फ स्ट्रैटेजी फ्रेम आउट करता रह गया, एग्जीक्यूशन नहीं आया। एग्जीक्यूशन या तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बाकी जो और उसका कॉम्पिटिटर वो मार्केट कैप्चर कर गया। तो ऑपरेशनल इश्यूज को एड्रेसेस करने के लिए अब कहता है जी कैसे होता है, मेमोरेंडम 3 लेवल बताए थे ना अभी। मेमोरेंडम क्रिएट्स आइडेंटिटी, आर्टिकल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल डेफिनेशन एंड प्रोसीजर डेलिनेट्स प्रोसेस फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशन को हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे किसका क्या काम होगा, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया डे टू डे के में, जैसे ड्रेस कोड्स क्या होने चाहिए, एम्प्लॉय का ड्रेस कोड क्या होगा, लीव एनकेजमेंट्स की मैंने बात की थी, लीव प्रोसीजर्स क्या होंगे। ठीक है, या हम बात की थी अभी एम्प्लॉय बिहेवियर किस तरीके का होगा,
ये सारी एस्पेक्ट्स, और भी एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, फिर बोल रहा हूँ और भी बहुत सारी एस्पेक्ट्स कवर होती हैं, मतलब जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ यही होंगी, और भी एस्पेक्ट्स कवर हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एंटरप्राइज. नाउ दीज पॉलिसीज मस्ट बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू अमंग द, ऑफ कोर्स सबको पता होना चाहिए, एंड ऑल्सो डिस्क्लोज ऑन द कंपनीज वेबसाइट इफ एनी. कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर भी डिस्क्लोज कीजिएगा. जनरली मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में जाएंगी इनकी डिटेल आपको देनी पड़ती है बोर्ड रिपोर्ट में भी, और कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी इसे मेंटेन कीजिएगा. अभी बेटा हमने इन्हीं इंपॉर्टेंस पॉइंट को भी डिस्कस किया था. ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक शॉर्ट समरी में रेडी करके आपको भी बताए थे. अगर फिर भी किसी को बच्चे का रह गया हो, बच्चा नहीं समझ में आया हो किसी को, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे. ऑलराइट, चलें आइएगा. ये तभी आपको याद कराया था. ये क्वेश्चन प्रोबेबल है बेटा, प्रोबेबल एग्जाम में ना, प्रोबेबल है इसलिए बोल रहे हैं आपको, याद सकता है. एनीवेज, अब ये बताया था आपको, साउंड कॉर्पोरेट पॉलिसी गिव्स इंडिकेशन टू द वर्कर्स विद रिगार्ड टू द व्हाट वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उसको एडवांस से पता रहेगा कि भाई क्या किस वर्किंग कंडीशंस के अंदर मुझे काम करना होगा, कंडीशंस. ऑलराइट, प्लस अथॉरिटीज़ उसकी क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरीके का है, ये सारी एस्पेक्ट्स कवर होंगी. अब यहाँ पर मैंने बताया था कम से कम बताता है कि भाई आपको कुछ एक ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको बनानी पड़ेंगी लीगली मतलब बनाना ही पड़ेगा. जैसे बोलते हैं सम ऑफ द आर लीगल रिक्वायर्ड, कुछ ऐसी होंगी जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग होंगी, एंड कुछ होंगी वॉलंटरी मेड होंगी. क्लियर है? सबको एक एक मिनट डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिसीज बात करता है. अगर हम लोग बात करें कंपनी के अंदर, तो अभी मैंने बताया था, नाम बोलो साथ में, कंपनी के अंदर कौन सी चार इंपॉर्टेंट है. इसमें कंपनी से 2013 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, दूसरा बोलो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. देखो जब इसकी बात करते हैं सेक्शन आपको याद होगा 135 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3, ये तीन सेक्शन को कंसीडर करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जब हम सेक्शन 135 सेक्शन 4 की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है कि भैया एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी, एंड दिस कमेटी विल फॉर्मुलेट व्हाट पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा. बोर्ड कमेटी के अंदर पूरा डिटेल में बताया, आपको याद होगा, ठीक है, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ. फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसी. अब वो जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर एकदम? अच्छा, वो एक्सपेंस एक्टिविटीज होंगी, एक्सपेंस शेड्यूल नंबर 7 याद होगा. क्लियर एकदम? शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा. फिर रिकमेंड किसको करेगा? वो बोर्ड को करेगा, बोर्ड से अप्रूव करेगा. अब उसके टाइम ये भी ऑब्जर्व करने का काम होगा कमेटी का कि वो चेक करेगी क्या कि भैया ये जो प्रोसेस है, मतलब जो आपने ये जो प्रोग्राम है, जो आप CSR प्रोग्राम्स कैरी कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स कैरी कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करना, या जो उससे पैसा आ रहा है, जो भी एक्टिविटी जो आपने करी है CSR एक्टिविटी से, वो भी उससे पैसा आया है, सरप्लसेस आएंगे ना, सरप्लस अगर आए हैं इन दैट केस वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं ट्रीट किया जाएगा. ये सारे काम देखेंगे. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आती है, ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना. सबसेक्शन 1 के अंदर अगर है ना, अगर आपको CSR कमेटी नहीं बनानी पड़ी, ध्यान सुन लेना एक बार अच्छे से बेटा, टेक्निकल पॉइंट है. अगर आप CSR कमेटी नहीं बनाते, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? आपको याद होगा, अगर CSR स्पेंडिंग जो है, CSR स्पेंडिंग नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़ है इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है आपकी स्पेंडिंग, तो आपको कमेटी नहीं बनाना पड़ता. आपको याद होगा. क्लियर डन? अगर 50 लाख से ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग नहीं है, CSR स्पेंडिंग जो करनी थी, वो आपकी जो लायबिलिटी, आपका ऑब्लिगेशन बन रहा था, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है. इन दैट केस आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान सुनना. आपको CSR पॉलिसी कमेटी तो नहीं बनानी है, बट CSR कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बन जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की. तो क्या सर अभी भी हमें पॉलिसी बनाना? आंसर इज नो. लैंग्वेज अभी बताऊंगा, फिर कह दूँ, पहले कह रहा हूँ, जो कंपनीज में CSR कमेटी बनानी मैंडेटरी है वही तो पॉलिसी बनाएगी. अगर 50 लाख से ज़्यादा की स्पेंडिंग नहीं है आपकी CSR की, तो आपको कमेटी नहीं बनाना पड़ता है. तो जब कमेटी नहीं बनाना है देन पॉलिसी भी फ्रेम आउट नहीं होगा. लेकिन उसकी ड्यूटीज़ होंगी, CSR करने का ड्यूटी खत्म नहीं हो जाएगा, वो कंपनी का ड्यूटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आ जाएगा, वो लोग बनाएगा. बट पॉलिसी बनाने की बात होगी तो वो CSR कमेटी ही बनाएगी. क्या हो रहा है? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, आपको सेक्शन बहुत अच्छे से याद होगा, सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज N. ये कहता है जी, यहाँ जब रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बन रही होगी तो बात ध्यान रखना होगा कि आपको देखना होगा कि एक डेवलप कीजिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा. क्या कि भाई जो रिस्क है, डेवलप कीजिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जो रिस्क है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज के लिए देखिएगा. कहता है डेवलप कीजिएगा, डेवलप, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली.
डेवलप कीजिएगा, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई व्हाट, रिस्क इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किस तरह का रिस्क है, विच थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, मतलब आइडेंटिफाई करना है रिस्क, उस पॉलिसी से काम ही क्या होगा, जो आइडेंटिफाई करिए रिस्क किस तरह का है। अब देखो रिस्क कई तरीके का हो सकता है, मतलब रिस्क दो नेचर में आएंगे, सर्टेन और अनसर्टेन, क्लियर एकदम। बट जब हम बोलते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करना, कंपटीशन को लेकर रिस्क हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर रिस्क हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर रिस्क हो सकता है, टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर रिस्क हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की कंपनी है, उससे रिस्क किस तरह का एसोसिएटेड है। तो उसके लिए क्या करना है, डेवलप करना है, इंप्लीमेंट कर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड आइडेंटिफाइंग द रिस्क, क्लियर एकदम। अच्छा, जब हम बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म, तो आपको याद होगा सेक्शन 177 की हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, और सेक्शन 177 के अंदर हम सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 को कंसीडर करते हैं। जो विजिल मैकेनिज्म की बात होती है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, कि ये कहता है कि प्रोवाइड करता है एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्संस। मतलब सर ऐसा अगर कंपनी का डायरेक्टर है, एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, या कोई भी पर्सन जो कि कनेक्टेड है विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो कहता है कि अगर उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, विक्टिमाइज करने का कैसा है, वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही हैं, अब उसको किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करके दबा दिया जाता है, तो किसको जाके अपनी बातों को रखे। इज इट क्लियर? इन दैट केस हम एक विजिल मैकेनिज्म इसमें सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 10 बनाते हैं, जिसमें उसको एसेस मिलती है, डायरेक्टली एसेस मिल जाती है इन एक्सेप्शनल केसेस कि वो अप्रोच कर सकता है चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। क्लियर है? अब देखो ऐसे यहाँ पर हम बोलते हैं नॉमिनेशन रिमेशन पॉलिसी की बात करते हैं, सेक्शन 178 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 3 की रेफरेंसेस में पढ़ते हैं, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 इसकी रेफरेंसेस में पढ़ते हैं। एनआरसी का काम क्या होता है, आपने ध्यान सुना होगा, वो फॉर्मुलेट करते हैं क्राइटेरिया, किस चीज का क्राइटेरिया, कि डायरेक्टर से क्वालिफिकेशंस किस तरीके होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को लेकर बात की जाती है, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर की बात की जाती है, रिम्यूनरेशन की डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन है, केएमपी की रिम्यूनरेशन है, या सीनियर मैनेजमेंट की रिम्यूनरेशन है, या फिर हम बात करेंगे किसकी, कंपनी के अदर एम्प्लॉयज की रिम्यूनरेशन को लेकर रेफर करती है। वापस सुनिएगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सेक्शन 178 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क करने का काम होता है एनआरसी कमेटी का। इज इट क्लियर? ये किसके ऊपर बात करती है, ये क्राइटेरिया फॉर्मुलेट करती है और बताती है, रिकमेंड करती है बोर्ड को क्या फॉर्मूला क्राइटेरिया करेगी। जब उसका काम के नॉमिनेशन, तो क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स चेक करेगी, या फिर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को देखेगी, साथ में पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, साथ में साथ देखेगी इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपी, सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, इनकी रिम्यूनरेशन की बात करेगी। क्या हो रहा है, सबसेक्शन 4 ने ना, सेक्शन 178 के सबसेक्शन 4 ने ये बात अलग से भी बोली कि जब आप फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसी, तो कुछ 2 बातें 3 बातें ध्यान रखिएगा, जैसे लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ remuneration is reasonable and sufficient to attract and retain and motivate the directors। क्या कह रहे हैं, लेवल एंड कंपोजिशन, बात समझेगा, लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ remuneration is reasonable to attract what। अब देखो अट्रैक्ट करेगा किसको, डायरेक्टर को, अभी इतना तो उसको मिलना चाहिए ना, वो अपनी एफर्ट्स दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस सीनियर लेवल का वो डायरेक्टर है, एंड जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ रिम्यूनरेशन किस लेवल पे होना चाहिए, ताकि उसको क्या करे, वो अट्रैक्ट करे। सो इज इट रीजनेबल टू अट्रैक्ट, रिटेन, बोलो टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट डायरेक्टर, ताकि हम काम करना चाहते हैं, 24 घंटे पता लगा उससे पूरी जान लगवा रखिए और 24 रुपये भी नहीं दे रहे उसको आप। क्लियर? ऑलराइट, सेकंड एस्पेक्ट्स के इंपॉर्टेंट जिसमें कंसिडर करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में कवर होती हैं, लाइक जो रिलेशनशिप है उसकी कहीं ना कहीं हम बात करेंगे रिलेशनशिप किसके बीच में देखेंगे, जो उसकी परफॉर्मेंस और रिम्यूनरेशन, इसके रिलेशनशिप को। सो रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, रिम्यूनरेशन एंड इट्स परफॉर्मेंस मस्ट बी क्लियर, वो कितना परफॉर्म कर रहा है और उसको रिम्यूनरेशन कितना मिल रहा है। क्लियर है? एंड सेकंड जो एस्पेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड एस्पेक्ट क्या बोलता है, कंसिडर करना पड़ेगा कि चाहे वो डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, केएमपीज को दे रहे हैं, या और भी जो एम्प्लॉइज उनको दे रहे हैं, उसमें क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि फिक्स कितनी होगी और इंसेंटिव्स उनकी पे क्या होगी, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो सेक्शन 4 ने बातों को बोला कि आप इन बातों को भी ध्यान में रखे चलें। अब बेटा ये सारी एस्पेक्ट्स मैंने अभी आपको सारी बोली है सेक्शन 135 सेक्शन 4 के अंदर, जो बताया था बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर, विच आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर सीएसआर कमिटी शेल आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट सीएसआर कमिटी approve the corporate social responsibility policy and disclose the content of the report in a company's website and its
अब देखो ये मैं पहले कह दूं, ये चारों पॉलिसी जब कंपनी बनाएगी तो बोर्ड रिपोर्ट में, मेरी बात को याद रखना, बोर्ड रिपोर्ट में प्लस अगर कंपनी के पास वेबसाइट है, कंपनी के पास उसकी वेबसाइट है तो कंपनी का वेबसाइट पर भी इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब कहीं हो सकता है आपने पढ़ा हो कि सर इसमें कंपनी वेबसाइट के बारे में नहीं लिख रखा हुआ है, सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट के बारे में लिखा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अगर एग्जाम में लिख के आते हैं कि एंड द बोर्ड रिपोर्ट एज वेल एज ऑन द कंपनीज वेबसाइट इफ एनी, इन दैट केस ये आंसर गलत नहीं होगा, उल्टा सही होगा कि आप बेस्ट कंप्लायंसेस बता रहे हैं। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली, इज इट क्लियर? तो चारों पॉलिसी की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। भले ही मैंने आपको कह दिया कि अगर कमेटी बनाने का रिक्वायरमेंट तब, इज इट क्लियर? Now ensure the activities included in the policies are undertaken by the company. सेम एस्पेक्ट्स वही कवर कर रहे हैं हम। कहता है सीएसआर एक्टिविटीज जब आप कैरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे लॉज को वायलेट कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग लॉज ऑफ द लैंड लाइक सिगरेट से, अदर टैम्बैकोज एक्ट से। मतलब अगर मान लीजिएगा कोई सीएसआर एक्टिविटी का कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कैरी करते हैं, इन दैट केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे लॉ में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके लिए आपको किसी और लॉ के अंदर कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी लॉ की एप्लीकेशन फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप वो वायलेट नहीं कर सकते हैं, आपको वो भी फुलफिल करनी पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ना फिर बेटा वो सेम एस्पेक्ट से देखो क्या काम है कमेटी का। यहाँ पर देखो पॉलिसी में क्या क्या बात आएगा कि भैया आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग क्या क्या रहेगा, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस, आप भाई मॉनिटरिंग करेंगे ना कि प्रोजेक्ट कितना कैरी हुआ कितना नहीं हुआ, प्लस जो सरप्लस अराइज होगा सीएसआर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज से वो किसका फॉर्म नहीं बनेगा, बिजनेस प्रॉफिट का फॉर्म नहीं बना जाएगा, उसको ऐसे प्रॉफिट नहीं ट्रीट किया, बिजनेस प्रॉफिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो सेम एस्पेक्ट्स हैं। वही रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में बेटा मैंने आपको डिफाइन किया। अभी मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट इसको जहाँ चाहे पॉज कर लें, एक बार ये जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए जो कि मैंने अभी आपको बताया डिटेल में, आप इन्हें एक बार रीड कर लें, सिर्फ इतना ही काम करना है। देखिए विजिल मैकेनिज्म का हमने बात किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। नॉमिनेशन रिमेशन कमेटी का बात किया हुआ है, ये देखिए सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज एन, सेक्शन 177 सेक्शन 10 एंड सेक्शन 9, इसके अलावा 178 सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो कि मैं बताया था आपको 3 तरह का लेवल बताया, लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रिम्यूनरेशन, रीजनेबल सफिशिएंट एंड रिटेन द मोटिवेट द एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, relationship of remuneration to performance is clear and meet the appropriate performance benchmark, remuneration director, KMP and senior management and balance between fixed and incentive pay reflecting short term and long term performance। आपको याद होगा बोर्ड कमेटी के अंदर ये मैंने पूरा एस्पेक्ट सबसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ तक छोटा सा भी सेशन इसलिए बनाया ताकि आपको क्लैरिटी रहे। याद देखिएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं LODR के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, और इसीलिए मैं सेशन को थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, मैं बहुत लेंथी सेशन लेना नहीं चाहता। सो आप एक बार सिर्फ इसको यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर और डिटेल में लेके जाऊंगा कि सेबी LODR किस तरह की बातें करेगा। वो बोलेगा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की बात करेगा, मेटर्निटी की मटेरियल सब्सिडरी की बात करेगा, मटेरियल इवेंट्स की बात करेगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की बात करेगा, आर्चिवल डॉक्यूमेंटेशंस की बात करेगा, या मैं आगे बताऊंगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की बात करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेगा, मतलब विजिल मैकेनिज्म की बात करेगा। बहुत सारी पॉलिसीज हम लोग लिस्टेड एंटिटीज के स्पेसिफिकली पढ़ेंगे अंडर LODR। बट आई रिक्वेस्ट टू यू कि बेटा आप लोग बहुत ही ध्यान से एक बार इसको रिवाइज कर लें। सिर्फ इतना ही इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका सेशन छोटा हो और आपको ग्रैबिंग आपकी अच्छी हो, और ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, जब तक एंजॉय कीजिएगा फटाफट से और रेडी हो जाइएगा नेक्स्ट टेस्ट के लिए। गुड बाय, टेक केयर।